Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Rules and Figures. So today we are going to do a third part of basic accounting terminology. I try कि इसमें हमारे जितना भी बाकी की बची हुई terminology है उसको वाइंड अप करवा दिया जाए, ठीक है? तो I will try my best. तो अभी पहली दो terminology के पार्ट थे, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हो, और उनकी नोट्स PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके अगर आपको PDF चाहिए आप देख सकते हो, ठीक है? तो now we have it. और टर्म जो आज की हमारी है, इट इज कैपिटल. अभी कैपिटल क्या होता है, ठीक है? नॉर्मली कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ कंट्री, कैपिटल ऑफ स्टेट, और यहाँ पर कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड. जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है वो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है? और ये पैसा बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? ओनर, ठीक है? तो जो भी पैसा ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है. सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर इन द बिजनेस, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल है. अगर नाम है उसने अपनी दुकान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए का, तो ये जो 5 लाख है ये क्या है? ये कैपिटल, ठीक है? तो अमाउंट इन्वेस्टेड को ही हम कैपिटल कहते हैं इन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी. नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग्स. अभी ड्राइंग्स क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में ड्राइंग मतलब ड्राइंग, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का मतलब क्या है कि अभी हमने पहले भी एक बहुत बार पढ़ा है कि जो ओनर है और बिजनेस है ये दोनों एक नहीं है, ठीक है? अकाउंटेंट की लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में ये दोनों डिफरेंट है. तो अभी अगर ओनर जब ओनर एक अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है ना, तो बिजनेस के लिए क्या होता है? जब ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी अंदर उसको ये होता है कि मैं ये पैसे बिजनेस में रहा हूँ, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वापस दे. तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है. तो कैपिटल जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड पे ही जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बिजनेस को वो पैसे वापस करने होंगे. फिर वैसे उसी तरह से अगर ओनर बिजनेस में से कुछ पैसे निकलवाता है, ठीक है? तो वो ड्राइंग्स होती है, ठीक है? ये नहीं है कि बिजनेस का जो पैसा है अगर 1% बिजनेस कर रहा है तो सारा पैसा उसमें, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बिजनेस लैंग्वेज में बिजनेस अपने आप को ये चीज अलग अलग नहीं करती है. तो अगर ओनर जो पैसा दे रहा है अगर बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो ओनर जो पैसा बिजनेस में से निकलवा रहा है वो ड्राइंग्स में है, ठीक है? तो ड्राइंग इज नथिंग. अगर ओनर या प्रोप्राइटर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकलवा रहा है तो वो ड्राइंग्स होती है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? जितनी भी सेल्स है एक साल में, जितनी भी सेल्स करी वो सब रेवेन्यू होगी, ठीक है? तो रेवेन्यू इज नथिंग. एनुअल सेल्स. अगर रामजी अपनी दुकान में 10 लाख की सेल करी है पूरे साल में, तो 10 लाख क्या है? 10 लाख सेल्स है या 10 लाख रेवेन्यू है. तो रेवेन्यू क्या है? सेल्स को ही रेवेन्यू कहा जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वी हैव इनकम. इनकम क्या होगी? देखो जब हमने सेल्स करी, अगर यहाँ पर नाम में 10 लाख की सेल्स है तो 10 लाख की 10 लाख इनकम नहीं है, ठीक है? जब सेल्स करी है तो बहुत सारी खर्चे भी, सबसे पहले जो सामान जितना खरीदा होगा वो तो इनकम है ही ना. तो जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो फिर उसके बाद मेंटेनेंस करना दुकान की या फिर और भी सोच रहे हैं, तो सारी की सारी इनकम नहीं होती. तो इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है? तो जितनी भी सेल की उसमें से जितने भी खर्चे हैं अगर हम कर देंगे तो वो हमारी इनकम आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट दो टर्म्स हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं एक्चुअली. चार टर्म्स हैं. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा 5 टर्म्स हैं हमारे पास. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल. ये पांचों टर्म्स ना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड हैं, तो इनको हम एक साथ ही करते हैं, ठीक है? एक एक करके एक-एक टर्म सोचते हैं. सबसे पहले है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टर्म में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको एक बार में हम खत्म करते हैं कि होती क्या है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कब है? ये पिक्चर में आता कब है? जब भी माल क्रेडिट पे बेचा जाता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी पिक्चर में आएगा, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई काम नहीं, ठीक है? तो जब भी गुड्स बेची जाती है, ठीक है? और वो बेची जाती है क्रेडिट पे, ठीक है? उधार पे दी जाती है, चाहे खरीदी जाए चाहे बेची जाए वो अलग चीज, ठीक है? हम नेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है? तो जब भी गुड्स बेची, ठीक है? क्रेडिट पे बेची, तो हमको क्या भरोसा कि सामने वाला बंदा मेरे पैसे के भाग नहीं जाएगा, मैं देगा ही देगा, ठीक है? तो क्या होता है कि जब भी चीज बेची जाती है या खरीदी जाती है, गुड्स जब भी बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं क्रेडिट पे, तो वहां पर क्या होता है? जो सेलर होता है ना, वो एक रिटन इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, ठीक है? एक रिटन बिल तैयार करता है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, ठीक है? और फिर वो जो और उस इंस्ट्रूमेंट में लिखना क्या है कि जो बायर है वो पे करेगा, ठीक है? जितनी भी अमाउंट होती है, जितनी भी मान बेचा है उतनी अमाउंट वो पे करेगा एट सर्टेन डेट. और इस दिन जो हमारा सेलर है वो मतलब बायर जो है वो पेमेंट कर देगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या कि गुड्स जब हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो सेलर जो है रिटन इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, रिटन बिल इशू करता है, जिसमें वो लिखता है कि जो बायर है, ठीक है? जो भी सर्टेन अमाउंट है, जितने का उसने मान लिया है वो अमाउंट वो पे करेगा और इस डेट पे वो पे कर देगा, ठीक है? और फिर उस जो बिल होता है उसकी साइन ले लेता है. इसकी साइन लेता है बायर की साइन ले लेता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेता है. इससे क्या होगा? सेलर को भरोसा आ जाएगा कि ठीक है मेरे पास तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, अगर कल को ये भूल गया तो मैं इसको चेंज कर सकूंगा, नहीं तो वैसे ही आप मान लीजिए क्या भरोसा, सेलर लेके बायर लेके चला जाए तो आपको भैया कौन से करेंगे, कैसे करें? तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली जस्ट फॉर द सेलर. सेलर की जो सिक्योरिटी है, ठीक है? उसके लिए होता है. सेलर को सिक्योर करने के लिए होता है कि भाई तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर जो बायर है वो सिग्नेचर दे रहा है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे पैसे दे रहे हैं और मुझे पैसे तारीख को दे दो. तो दिस इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? हो गया ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग इट इज बिल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जहां पर कि सेलर बायर को लिख के दे देता है कि हाँ भैया सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है तो ये सर्टेन डेट पे पे करना है, यहाँ पे साइन कर दो, मुझे सेलर के लिए दोगे, ठीक है? तो वहां पर साइन और जब ये साइन कर देता है ना सेलर बायर, सॉरी जब ये बायर साइन कर देगा तो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है बायर की, वो पे करे. अगर वो नहीं पे करेगा ना तो ये जो सेलर है, ठीक है? वो क्या करेगा? वो कर देगा और चला जाएगा, ठीक है? और उसके पास प्रूफ है कि हाँ मैंने जो सामान दिया था मुझे पेमेंट मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर दो बंदे होते हैं, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉर, ठीक है? ड्रॉर इज द पर्सन जो क्या कर रहा है, वो मेक्स द बिल, ठीक है? बिल कौन बना रहा है? सेलर बना रहा है. तो ड्रॉर कौन है? सेलर है, ठीक है? और यहाँ पर ड्रॉय कौन होता है? ड्रॉय कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है. बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बायर एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बायर क्या है? ड्रॉय. तो सेलर कौन होता है? ड्रॉर होता है. ड्रॉय कौन होता है? बायर, ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया. अब बिल ऑफ एक्सचेंज से ही हम समझेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होता है, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल पहले देखते हैं, ठीक है? नाम से क्या पता चलता है? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? जो चीजें हमें रिसीव करनी है वो हमारा बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है? अभी क्या किया बिजनेस जो है उसने गुड्स बेची क्रेडिट पे, ठीक है? जो बिजनेस
बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हमने कुछ बेची है क्रेडिट पे, ठीक है, और हम यानी कि हमारा जो बिजनेस है, सेलर यहाँ पर कौन है, हमारा बिजनेस है, और वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ड्रॉ बिल ऑन द बायर, ठीक है, जब हम गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट पे और फिर हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा बिल रिसीवेबल होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि हमारे पैसे आएंगे, ठीक है, हमें पता है हमारे पैसे आ जाएंगे। तो बिल रिसीवेबल क्या है, जब बिजनेस गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करता है तो जो भी ड्रॉ करता है वो बिल रिसीवेबल होता है। और यहाँ पर राम जो है, ठीक है, उसने अपने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेचे, उसको बेचे बेचे को बेचे, कितने के बेचे, 50,000 के बेचे। तो यहाँ पर राम जो है वो बिल ड्रॉ करेगा, किस पे बिल ड्रॉ करेगा, विजय पे बिल ड्रॉ करेगा। और ये चीज देखिएगा कि भैया विजय ने मुझसे सामान खरीदा था, 50,000 रुपये मुझे देगा, कितने को देगा, आज से 10 दिन के बाद वो मुझे जो 50,000 है वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ कौन है, ड्रॉ है राम, एंड ड्रॉ कौन है, विजय, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर कौन करेगा, विजय सिग्नेचर करेगा, ठीक है। सो दिस इज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है, हमारे पास पैसा आना होता है, हमें पता होता है कि पैसा आ जाएगा। अब ये जो बिल रिसीवेबल है ना, ये हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे आने हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये हमारी एसेट्स है। देन सेकंड वी हैव बिल पेएबल। बिल पेएबल बिल रिसीवेबल का उल्टा, जब बिजनेस परचेज करता है, जब बिजनेस परचेज करता है गुड्स क्रेडिट पे, तो वो बिजनेस पेएबल होता है, तो बिल पेएबल होता है। तो बिल पेएबल में क्या होता है, बिजनेस मनी होता है टू थर्ड पर्सन, टू आउटसाइडर, ठीक है। बिजनेस ने किसी से क्रेडिट पे माल खरीदा और उस बंदे ने, जो सेलर है, उसने हम पे जो है बिल एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया, हाँ ये जो राम, ये जो पर्सन है, ये विल पे दैट सर्टेन अमाउंट टू तो वो हमारी बिल पेएबल है। बिल पेएबल जो है वो हमारी हमेशा लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, हमारे एसेट नहीं, हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे पे करके। तो दिस क्लियर। अभी हमारे पास दो और टर्म्स हैं, इट इज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल है, बिल पेएबल समझ आ गया, बिल रिसीवेबल समझ आ गया। ये ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल की जो टोटल अमाउंट होती है ना, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि बाहर से हमारी उधार जो जिन्होंने हमसे सामान लिया उससे हमें कितने पैसे लेने हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो दैट इज कौन होती है, जिन्होंने हमसे उधार भी सामान लिया। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जब हम बिल ड्रॉ करते हैं और दैट इज जिसमें बदल जाके पैसे नहीं आ जाते, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज प्लस बिल रिसीवेबल क्या है हमारा, दैट्स ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल क्या है, ट्रेड पेएबल मतलब कि जब हम क्रेडिटर और बिल पेएबल को ऐड करते हैं, देन दैट इज आवर ट्रेड पेएबल, ठीक है। जितने पैसे हमने मार्केट में लिए हैं, जितने पैसे हमने उन लोगों को दिए हैं जिनसे हमने उधार लिया है, दैट इज आवर ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो ये 5 टर्म क्लियर हो गई। तो ये जो 5 टर्म है ये क्लियर हो गई, क्या होती है। नेक्स्ट में हम गेन, गेन क्या होता है, गेन बेसिकली क्या होता है, फायदा। तो हमें किसी चीज से फायदा हो रहा है वो हमारा गेन, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही हमें होता है, कभी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले को गेन नहीं लेते, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही हमेशा हमें गेन होता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो कि हम रोजमर्रा में नहीं कर रहे हैं, जो कभी कभी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फर्नीचर बेच दिया, जैसे कि फर्नीचर बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, लैंड बेच दी, ठीक है। और वहां से अगर हमें कुछ फायदा हो गया तो वो हमारा गेन है। गेन हमेशा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गेन नहीं है, ठीक है। और लॉस क्या होता है, हमारा जो नुकसान हो गया, ठीक है, नहीं होना चाहिए ना नुकसान हो गया, वो क्या होता है, वो हमारा लॉस होता है, ठीक है। लॉस दो तरह से उसको करते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल लॉस और एक होता है हमारा एब्नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज से हमें होता है, ठीक है। एक्सपेंस ज्यादा हो गई, इनकम कम हो गई, तो वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है ना, वो होगा ही होगा। या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो होनी ही हुई, जैसे लीक्स हो गई, एमिटेशन हो गई, नाम की दुकान है स्टेशनरी की, वहां पर पेन बड़े बड़े खराब हो गए, सूख गए, सील सूख गई, ठीक है। तो वो तो क्या है, नॉर्मल लॉस है, वो पता है कि हाँ हो सकता है। एब्नॉर्मल लॉस है, एब्नॉर्मल लॉस में वो चीजें होती है जो नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। जैसे कोई फायर लग गई, कुछ चोरी वोरी हो गया, तो वो क्या है, वो एब्नॉर्मल लॉस है। बारिश हो गई और जो राम था उसकी स्टेशनरी जो है उसकी नोटबुक नीचे पड़ी, वो तो खराब हो गई, तो वो क्या है, वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। चोरी हो गया सामान, वो एब्नॉर्मल लॉस है। तो लॉस नॉर्मल एब्नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटीज होता है, और एब्नॉर्मल जो किसी रिस्क की वजह से या फिर की वजह से होता है, नॉर्मल नहीं होता, दैट इज एब्नॉर्मल लॉस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स को जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस करेंगे वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे, ठीक है ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब माइनस कर दो, ठीक है। तो उसके बाद जो बचा है ना हमारा, वो नेट प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है, जो खर्चे हो रहे हैं हमारे वो सब एक्सपेंसिव है, ठीक है। सैलरी दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कहीं को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी को एडवांस दिया है, वो सब क्या है, वो सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब दो तरह के हो सकते हैं एक्सपेंसेस हमारे पास, एक तो होती है प्रीपेड और एक होती है आउटस्टैंडिंग। अब ये चीज भी ध्यान से सुनो, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंसेस हमारे पास, पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो खर्चे अभी आए नहीं है लेकिन हमने पहले ही पे कर दिए, ठीक है। अभी हमारा जो रेंट है वो 2000 का है, हमने क्या किया, जून में ही पे कर दिया, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का रेंट, और जून का तो पे किया, 8000 पे कर दिया। तो क्या ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अभी आए नहीं है लेकिन हमने पहले से ये पे कर दिए हैं, तो ये होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं, ठीक है, ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे ही नहीं किए, ठीक है। जून आ गया है लेकिन हमने अभी तक अप्रैल का, मई का, क्योंकि मार्च का रेंट पे ही नहीं किया, तो वो क्या है, ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मार्च अप्रैल का, मई का। और ये जून का भी जो रेंट है वो ड्यू हो चुका है लेकिन पे ही नहीं किया, ठीक है, 8000 अभी तक पड़ा है, तो ये क्या है, ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। प्रीपेड क्या है, अभी ड्यू ही नहीं हुए, पहले ही पे कर दिए, तो प्रीपेड हो जाते हैं, ठीक है। जो अभी तक ड्यू नहीं हुए वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए, ठीक है ना, वो हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो हमने जून में पे कर दिए, किसके, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, ठीक है। तो 6000 जो है वो हमने एडवांस में पे कर दिया। तो अभी मुझे कमेंट में एक चीज बताओ कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे एसेट में ट्रीट किए जाएंगे या फिर लायबिलिटी में ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि ये अभी तक हमने पे ही नहीं किए, ठीक है, जून आ चुका है ना, मार्च का पेमेंट किया है, अप्रैल का किया है, मई का किया है, ठीक है। तो ये हमारे एसेट में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप मुझे कमेंट में बताओ। तो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टर्म वी हैव एक्सपेंडिचर।
Now expenses and expenditure is not one and same thing. Expenses क्या होते हैं? खर्चे होते हैं. Expenditure क्या होता है? बहुत सारा खर्चा आपने कर लिया, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है. एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट बनाने के लिए किया जाता है. ज्यादातर जो है वो एसेट बनाने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है. वो फायदे एक्सपेंडिचर हमेशा हमें फायदा देता है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब हैवी एक्सपेंस कर लेते हैं ना, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, जैसे कि कोई नया बिजनेस एक्वायर करना, नया बिजनेस हमारा एसेट बनेगा, तो खर्चा भी पूरा करेगा. ठीक है, तो ये कहेंगे एक्सपेंडिचर. ठीक है, अभी अगले 5 साल की एडवर्टाइजमेंट हमने एक साथ करवाई, वो क्या है? एक्सपेंडिचर. क्योंकि 5 साल की तुम्हारे यहाँ खर्चा उतना ही लगेगा. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जब हम हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं ना, जब हम हैवी खर्चा करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है. जरूरी नहीं है वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन होता हमेशा हैवी खर्चा. ठीक है, अभी एक्सपेंडिचर जो है वो 3 तरह के हमारे पास होते हैं. फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक एक करके देखते हैं ठीक है. ठीक है, फर्स्ट में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फर्स्ट में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हमें कोई एसेट एक्वायर करना होता है, ठीक है, जब कोई फिक्स एसेट एक्वायर करना होता है, उस पे जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है ना, कोई फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए फर्नीचर लेना है, ठीक है, खर्चा पूरा होगा. बिल्डिंग लेनी है, खर्चा होगा. लैंड लेने के लिए खर्चा होगा. तो यहाँ पर भारी खर्चा होगा, हैवी एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जब हम फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए लेते हैं, और बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है. क्यों? क्योंकि जब हम फर्नीचर लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, लैंड लेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होगी. ठीक है, तो जब हम कोई खर्चा कोई एक्सपेंडिचर करते हैं फिक्स एसेट को लेकर के और लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाम से पता चल रहा है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं ना, वो सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. ठीक है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. ये एक्सपेंडिचर में क्या आता है? हमारे खर्चे, लेकिन रोज के खर्चे आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. नाउ यू विल सी कि एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है. देखो, एक्सपेंडिचर में ना सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो डे टू डे के साथ रिलेटेड होते हैं. मैं डे टू डे के साथ रिलेट नहीं करते, एक्सपेंसेस में नहीं, कुछ एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे. लेकिन एक्सपेंसेस में हर तरह का खर्चा आएगा. ठीक है, आपने कोई मशीनरी बेची, उससे आपको लॉस हो गया ना, तो फिर वो भी खर्चे में आएगा. ठीक है, बैड डेट है, वो भी एक्सपेंसेस में आएंगे. तो लॉस किसी भी तरह का, बैड डेट्स जो है वो भी आते हैं एक्सपेंसेस में. एक्सपेंसेस में हर तरह का खर्चा होगा, हर तरह का. ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर में सिर्फ जो डे टू डे के साथ रिलेट करते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं. ठीक है, थर्ड में हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम खर्चा कर रहे थे, लेकिन कैपिटल पे खर्चा करना चाहिए. रेवेन्यू पे जो दिन के रोज के खर्चे थे वो होते हैं. डेफर्ड रेवेन्यू जो होता है, ये रेवेन्यू का ही खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की में ही आता है, लेकिन हैवी एक्सपेंडिचर होता है. जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म का खर्चा करते हैं, ठीक है, पर हैवी कर देते हैं. जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं लेकिन हैवी कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो वो हमारा हैवी एक्सपेंडिचर है. सैलरी देना, इनका हम सोचते हैं. देखो, रेंट देना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर हम 5 साल का रेंट एक साथ दे रहे हैं, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा. ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है. लेकिन जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हैवीली स्पेंड करते हैं ना, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है. ठीक है, अगर 1 महीने का रेंट देंगे, 2 महीने का रेंट देंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर हम 5 साल का रेंट एक साथ दे देंगे, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, 1 महीने की करवाएंगे, 2 महीने की करवाएंगे, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर हम 5 साल की एक साथ करवा दिया, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है, क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग दैट इज न्यू, सबको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, किसी को नहीं पता. इज नॉट अ टर्म, आपसे कह सकते हैं. अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड, पीरियड जिसमें कि हम प्रॉफिट या लॉस जो है किसी बिजनेस का कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है. जैसे सेशन होता है, बैच होता है, इट इज फ्रॉम मार्च, मार्च अप्रैल खत्म होता है. ठीक है, तो सेम आज अकाउंटिंग पीरियड होता है, इट एंड्स ऑन 31st मार्च. ठीक है, और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को. ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ज्यादातर हमारा 1 अप्रैल से लेके 31st मार्च तक चलता है. ठीक है, एक साल को. और उसके बाद नए साल में दोबारा से जो बुक्स हैं वो ओपन होते हैं. ठीक है, कहीं कहीं ये 1 जन से 31 दिसंबर तक का भी होता है, बट ज्यादातर यही जो है माना जाता है अकाउंटिंग पीरियड. तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है एक साल का, जिसमें हम बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस जो है कैलकुलेट करते हैं. ठीक है जी, तो दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर यहाँ देखो कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना. और आज हमारी बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो है वो खत्म हो चुकी है. कल से हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क मी इन द कमेंट्स. थैंक यू.